दोस्तों, आप सभी का एक बेहतरीन वीडियो में स्वागत है। हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान में जो संशोधन हुए हैं इनके बारे में। बेसिकली जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी सीजीएल में, टायर 2 में, एसएससी सीएचएसएल में, यूपीएससी प्री में, इन्हीं में से ही क्वेश्चंस को बनाया गया है जो आर्टिकल्स बार बार एग्जाम में रिपीट होकर के पूछे जाते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को एग्जाम में रिपीट होकर के पूछा जाता है उसी को सिर्फ शामिल किया गया है। ऐसे कुल हम 28 अमेंडमेंट्स लेकर के आए हैं और उनमें क्या उनकी विशेषता है उसको आपको बताएंगे और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नहीं तो आप जाकर के गूगल पे सर्च करके भी इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर भी श्रेणेश्वर एजुकेशन वाला नाम से वेब पेज है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे आपको लेकर के चलते हैं पीडीएफ पर और आपको समझाते हैं इंपॉर्टेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश पर लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और जो पहला अमेंडमेंट हुआ था हमारे संविधान में वह 1951 में हुआ था। क्या हुआ था? द स्टेट वाज एम्पावर्ड टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशल एंड बैकवर्ड क्लासेस। जो सोशल और बैकवर्ड क्लासेस हैं इनके एडवांसमेंट के लिए, यानी कि इनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए स्टेट को स्पेशल अधिकार दिए गए थे, पावर दिए गए, जिससे कि वह अपने पॉलिसीज़ को बना करके इन लोगों को आगे बढ़ा सके। ये हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। ये पहला है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले से आपको टॉपिक वाइज पूछ सकता है कि किसको क्या पावर दिया गया था या क्या किया गया था। तो स्टेट को पावर दिया गया था कुछ स्पेशल रूल्स बनाने के लिए जिससे वह सोशली और बैकवर्ड क्लास को उसको एडवांस कर सके, उसको उसकी कंडीशन को इम्प्रूव कर सके। इसी साल इसी बीच सेकेंड अमेंडमेंट हुआ 1952 में, जिसमें क्या था कि लोकसभा जब पहले बनाई गई थी तो उसमें कोई सीट के हिसाब से पॉपुलेशन को नहीं डिसाइड किया गया था। तो इस बार क्या हुआ था, स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा वर रीएडजस्टेड स्टेटिंग दैट वन मेंबर कैन रिप्रेजेंट इवन मोर देन 7.5 लाख पीपल। 7.5 लाख पीपल से ज़्यादा को रिप्रेजेंट कर सकता है एक व्यक्ति। और जो प्रेजेंट टाइम सिनारियो है इसमें कितनी संख्या है, प्रेजेंट टाइम में इस संख्या को 10 लाख बढ़ा दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 10 लाख प्लस। मे भी आने वाले फ्यूचर में इसमें चेंज होगा और इसको और बढ़ाया जाएगा। तो सेकेंड फर्स्ट अमेंडमेंट में क्या था कि स्टेट को एम्पावर किया गया था कि वो कुछ स्पेशल प्रोविजंस एडवांसमेंट के लिए बना सकते हैं सोशल और बैकवर्ड क्लासेस के लिए। सेकेंड अमेंडमेंट 1952 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था कि लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है एक मेंबर का उस वह 7.5 लाख पीपल्स के से ज़्यादा को रिप्रेजेंट कर सकता है लोकसभा में। ये हो गए पहले दो अमेंडमेंट। बहुत बार पेपर में इन दोनों अमेंडमेंट के बारे में पूछा है। सेवन इसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे हैं, इनकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन जो सेवन्थ अमेंडमेंट एक्ट 1956 है इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें पूछी जाती हैं क्योंकि 1956 में भाषीय आधार पर यानी लैंग्वेज को बेस बनाकर भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। द प्रोविजन ऑफ हैविंग ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। तो सेवन्थ अमेंडमेंट 1956 में हुआ। इसमें एक स्टेट या यूनियन टेरिटरीज के लिए एक मतलब 2 या 2 से अधिक स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए एक हाई कोर्ट का प्रोविज़न बनाया गया। जैसे कि गोवा और महाराष्ट्र के लिए एक हाई कोर्ट है। कितने हाई कोर्ट हैं? एक हाई कोर्ट है। ऐसे ही अंडमान निकोबार और बंगाल, पश्चिम बंगाल कोलकाता हाई कोर्ट को शेयर करते हैं। ऐसे ही अगर और दो चीज़ नाम आप बताइए कमेंट बॉक्स में। एक कमेंट करिए कि कौन सी एकमात्र यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अपना खुद का हाई कोर्ट है। सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अपना खुद का हाई कोर्ट है। और इसके अलावा जो इंडियन स्टेट्स को ABCD कैटेगरी में बांटा गया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम, उन्हें 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी में डिफाइन कर दिया गया कि 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी हो गई। अब इंट्रोडक्शन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन टेरिटरी नामक शब्द नहीं था। तो जब यहाँ पर 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई तो एक नया टाइप का इंट्रोडक्शन भी किया गया कि यूनियन टेरिटरी होंगी क्या, यूनियन टेरिटरी की पावर्स क्या होंगी। जैसे जो यूनियन टेरिटरी को हैंडल करता है वो बेसिकली सेंटर उसको हैंडल करता है। तो सेवन्थ अमेंडमेंट एक्ट 1956 में क्या क्या बताया गया कि हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक स्टेट्स के लिए एक हाई कोर्ट रह सकता है। एबोलाइजेशन ऑफ क्लास ABCD स्टेट का एबोलाइजेशन करके 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज को फॉर्म किया गया और यूनियन टेरिटरी का इंट्रोडक्शन हुआ। इसके बाद आता है 10th अमेंडमेंट। अब देखिए 10th, उसके बाद 12th, 13th, 14th ये बेसिकली नए नए स्टेट से रिलेटेड हैं। तो इसीलिए कभी कभी डायरेक्ट पूछता है तो इसमें आप लोग इसको नाम से याद रखिएगा कि किस अमेंडमेंट में कौन सा स्टेट शामिल किया गया था।
तो देखिए जो 10th अमेंडमेंट हुआ 1961 में, इसमें दादरा नगर एंड हवेली को एज ए यूनियन ऑफ इंडिया इंडिया में शामिल किया गया, कि इसको दादरा नगर एंड हवेली को। तो आप याद रखिएगा, पहले दादरा नगर हवेली को शामिल किया गया था और उसके एक साल बाद 12th अमेंडमेंट एक्ट 1962 में गोवा दमन दीव को एक किया गया, यानी भारत में मिलाया गया। एक मीन्स कि गोवा को उसी समय पुर्तगालियों से हम लोगों ने आज़ाद कराया था, तो गोवा दमन दीव को इंडिया में एज यूनियन टेरिटरी शामिल किया गया। बाद में चलकर गोवा को स्टेट का दर्जा मिल गया और दमन और दीव को दादरा नगर हवेली के साथ मर्ज कर दिया गया। तो 10th अमेंडमेंट 1961 में क्या हुआ, दादरा नगर हवेली को इनकॉर्पोरेटेड किया गया इन यूनियन ऑफ इंडिया में। 12th अमेंडमेंट में क्या हुआ, गोवा दमन दीव को इनकॉर्पोरेटेड किया गया इंडियन यूनियन में एज ए यूनियन टेरिटरी। आगे चलकर गोवा को स्टेट का दर्जा मिल चुका है और दमन दीव को दादरा नगर हवेली के साथ मिलाया जा चुका है। 13th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 1962 में आया। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 10th पढ़ा था, 10th पढ़ा था, 12th पढ़ा था। 10th में दादरा नगर हवेली, 12th में गोवा दमन दीव, 13 में नागालैंड को फॉर्म किया गया था एज ए स्पेशल स्टेटस अंडर 370A। बेसिकली नागालैंड में अभी भी 370A है, वहाँ पर 370A एप्लीकेबल है, इससे उसको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है उस स्टेट को। 14th अमेंडमेंट एक्ट 19 जैसे कि जम्मू कश्मीर 370 था, वहाँ पर 370A है। 14th अमेंडमेंट एक्ट 1962 पौंडीचेरी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंडियन यूनियन, पुडुचेरी जो है आपका उसको इंडियन यूनियन में शामिल किया गया। अब देखिए इसी 14वें अमेंडमेंट 1962 में और क्या क्या हुआ, यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एंड दीव एंड पुडुचेरी वर प्रोवाइडेड द लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इन सब जगहों को लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पावर से प्रोवाइड किया गया। किसको किसको, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव एंड पुडुचेरी। तो देखिए जो हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा और गोवा है, इनको तो अब स्टेट का दर्जा मिल चुका है। दमन एंड दीव को दादरा नगर के साथ मिला दिया गया है, तो अभी भी वो यूटी ही है, और पुडुचेरी को भी अभी भी यूटी ही है, लेकिन इनके पास अपना लेजिस्लेटिव पावर है। मतलब यहाँ पे चुनाव होता है, लेकिन मेन शक्तियाँ जो है वो राज्यपाल, जैसे कि दिल्ली में आप लोग जानते ही होंगे चुनाव होते हैं, लेकिन मैक्सिमम पावर जो है वो राज्यपाल जी के पास रहती है, सेंट्रल के पास रहती है। 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 में सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया है 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप लोग सोचेंगे 8th शेड्यूल क्या है, तो 8th शेड्यूल बेसिकली लैंग्वेज भाषाओं को डिफाइन करती है। कुल 22 तरह की भाषाएं इसमें हैं। शेड्यूल का एक सेपरेट वीडियो लाया जाएगा, छोटा सा वीडियो रहेगा, क्योंकि शेड्यूल जितने भी हैं सब उसी में एक वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिए। अब जल्दी जल्दी ही वीडियो आती रहेंगी, इतना टाइम नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा गैप हो गया 10 दिनों का, लेकिन अब 10 दिन का गैप नहीं होगा, अब जल्दी या 2 या 1 दिन में ही इसका हम शेड्यूल का भी वीडियो इस चैनल पर डाल देंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, ये क्या है, द प्रेसिडेंट असेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल वॉज मेड कंपलसरी। तो प्रेसिडेंट का सिग्नेचर है, प्रेसिडेंट का जो असेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट किया जा रहा है, इन सारे बिलों पर उनका असेंट को कंपलसरी कर दिया। किस एक्ट के द्वारा, 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के द्वारा। अब इसी के भी 25 अमेंडमेंट एक्ट 1971, इसमें क्या हुआ कि जो राइट टू प्रॉपर्टी वॉज कर्टेल्ड, यानी राइट टू पहले जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे उसमें राइट्स टू प्रॉपर्टी भी थी, तो इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, यानी कि संपत्ति के अधिकार को 25वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। डेटा सब इंग्लिश में लिखा हुआ है, सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी में हम समझा रहे हैं, इसलिए दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश में भी पढ़ रहे हैं और हिंदी में भी समझा रहे हैं। 31st अमेंडमेंट एक्ट 1972, इसमें क्या किया गया कि जो लोकसभा की सीटें हैं वो 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई, यानी कि 525 पहले सीटें होती थी लोकसभा में, उसको बढ़ा करके 545 कर दी गई है। अब कितनी है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो 25th अमेंडमेंट याद रखिएगा, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। इसके अलावा 36th अमेंडमेंट याद रखिएगा कि सिक्किम को एक फुल फ्लेज्ड स्टेट इंडिया का डिक्लेयर कर दिया गया, सिक्किम को 36th अमेंडमेंट 1975 में। 52nd अमेंडमेंट आ गया, तो न्यू 10th शेड्यूल वॉज एडेड प्रोवाइडिंग फॉर द एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, जैसे कि जैसे इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद पार्टी के विधायक
MLAs MPs क्या होते हैं, अपनी पार्टी से छोड़कर दूसरे पार्टी में भाग जाते हैं, दूसरे को सहयोग देने लगते हैं। तो इस केस में क्या है कि जिस पार्टी से वो MLA MP भाग रहे हैं या छोड़ रहे हैं उस पार्टी को, उस पार्टी के पास एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत ये अधिकार होता है कि उन MLAs को अमान्य घोषित कर दे, अयोग्य घोषित कर दे। लेकिन इससे बचने का एक तरीका यह होता है कि आप 1/3 लेकर के भाग जाइए, मतलब 1/3 MLA एक गुट बना लें, 2/3 MLA को एक गुट बना लें, वो वहाँ से क्या कर दे, अपने साथ पार्टी को तोड़ दें और एक नई पार्टी का गठन कर लें, या अपने ही उस पार्टी के ऊपर पूरा कब्जा कर लें, कि कहते हैं कि ये हमारी ओरिजिनल पार्टी है और बाकी सबको बाहर निकाल दें। तो इस केस में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ MLAs एंड MPs उनके साथ हैं। जैसा कि अभी महाराष्ट्र में हुआ, उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी, उनको वहाँ से निकाल दिया गया है, और वह शिवसेना के ऊपर क्या किया गया है, उसमें उसके MLAs जो थे अराउंड 45, इन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई थी। उसके तहत इन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट को पहले तो गिराया, उसके बाद क्या किया, इन्होंने शिवसेना के ऊपर दावा EC में ठोक दिया। EC मीन्स के इलेक्शन कमीशन में। और शिवसेना को कहा कि भैया ये हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ MLAs हैं, MPs हैं, इसीलिए आप हमको शिवसेना का ऑफिशियल सिंबल और नाम अनाउंस करिए। तो अभी हाल फिलहाल में EC ने ऐसे अनाउंसमेंट कर भी दिया है कि ऑफिशियल जो सिंबल है और नाम है ये किसके पास चला जाएगा, जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ MLAs एंड MPs रहेंगे, जो कि एकनाथ शिंदे जी थे। तो यह लेटेस्ट एग्जांपल है कि एंटी डिफेक्शन लॉ को भी एक तरह से मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपके पास नंबर ऑफ MLAs और MP जो भी स्ट्रेंथ है वो आपके पास होनी चाहिए। इसमें पार्टी वर्कर की स्ट्रेंथ का कोई मतलब नहीं है कि पार्टी वर्कर किसके साथ है, और इसमें कोई भी वोटिंग का भी रिलेटेड कोई भी वो नहीं है, बस MLAs या MPs का सहयोग चाहिए। 61st अमेंडमेंट जो था वो किसकी चीज़ के था, तो पहले जो एज था वोटिंग का वो 21 ईयर था, उसको घटा करके 18 ईयर कर दिया गया। कितने ईयर, 18 ईयर कर दिया गया 64th अमेंडमेंट एक्ट 1989 के द्वारा। तो याद रखिएगा, पहले 21 था, 18 कब किया गया, 61st अमेंडमेंट 1989 के द्वारा। 65th अमेंडमेंट 1990 के द्वारा क्या किया गया, मल्टी मेंबर नेशनल कमीशंस फॉर SC/ST वॉज इस्टेब्लिश्ड। पहले जो SC/ST के लिए था एक स्पेशल ऑफिसर होता था, SC एंड ST, उनको हटा करके क्या किया गया, नेशनल कमीशन फॉर ST/ST को एस्टेबल किया गया। किसके द्वारा, 65th अमेंडमेंट एक्ट 1990 के द्वारा। 69th अमेंडमेंट एक्ट 1990 के द्वारा, 1991 के द्वारा क्या किया गया, तो जो हमारा भैया दिल्ली है, जिसको आप लोग जानते हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया के रूप में या नेशनल कैपिटल रीजन के रूप में, उसे पहले एक मामूली यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला हुआ था। तो बाद में ये डिसाइड किया गया कि दिल्ली तो एक नेशनल कैपिटल रीजन है, अगर इसे सिर्फ यूनियन टेरिटरी के रूप में परिभाषित किया जाएगा तो अन्य यूनियन टेरिटरीज से इसके जो राइट्स हैं, पावर्स हैं, उसको कर्टल बढ़ाया नहीं जा सकता, इंक्रीज नहीं किया जाता। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया 1991 में कि इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी का एक स्पेशल स्टेटस दिया जाए। उसके तहत क्या था कि 70 मेंबर जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी कि वहाँ के जो विधानसभा है, और 7 मेंबर वहाँ से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वॉज स्टेबल, यानी कि लोकसभा के 7 मेंबर। तब 71st अमेंडमेंट 1992 में ही हुआ। तो इसमें क्या हुआ, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली को एज ए लैंग्वेज इंक्लूड किया गया हमारे 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। पहले मणिपुरी को किया गया, पहले किसको किया गया था, लोग कमेंट करिए। और इसके बाद क्या गया, पहले सिंधी को किया गया था या सिंघली को किया गया था, किसको किया गया था, कमेंट में कमेंट करिए। कोंकण, मणिपुरी और नेपाली लैंग्वेज को 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 पंचायती राज व्यवस्था, यानी कि जो पंचायती राज है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। कौन से पार्ट में, संविधान के 9th पार्ट में और 11th शेड्यूल में इसको ऐड किया गया, किसको, पंचायती राज सिस्टम को। 74th अमेंडमेंट क्या कहता है, 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 अर्बन लोकल बॉडीज वर ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। जैसे कि पिछले में आप लोगों ने पढ़ा कि वो पंचायती राज को 9th पार्ट 9th A 11th शेड्यूल के तहत ऐड किया गया था। अब इसको क्या किया गया, जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको भी पार्ट 9th A 12th शेड्यूल के तहत ऐड किया गया। अब 86 अमेंडमेंट जो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि एलिमेंट्री एजुकेशन वाज मेड ए फंडामेंटल राइट, मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन है कि
मतलब ये आपका 14 ईयर तक, 6 से 14 ईयर तक के बच्चों का एजुकेशन जो है, एलिमेंट्री एजुकेशन, इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया कि आपका दायित्व है, ये आपका दायित्व, इसे निभाना ही पड़ेगा। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। कब हुआ था ये? 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, राइट टू एजुकेशन इसी समय ऐड किया गया था हमारे फंडामेंटल राइट्स में। तो जो भी इसका हनन करता है उसके अगेंस्ट आप कार्रवाई भी कर सकते हैं क्योंकि उसका फंडामेंटल राइट है। 88th अमेंडमेंट एक्ट 2003, कौन सा? 88th अमेंडमेंट एक्ट, प्रोविजंस फॉर सर्विस टैक्स मेड अंडर आर्टिकल 268। सर्विस टैक्स जो आप लोग नाम सुनते होंगे, उसके प्रोविजंस को आर्टिकल 268A के तहत बताया गया। 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003, कुछ और लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में ऐड किया गया। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इनको ऐड किया गया। अब हमने आपको सवाल पूछा था कि पहले किसको ऐड किया गया था, कमेंट में कमेंट करिएगा। 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009 के तहत क्या किया गया था? एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द SC and ST एंड एंग्लो इंडियंस फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। बेसिकली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो जो रिजर्वेशन का सिस्टम है, जिसको आप लोग SC ST रिजर्वेशन, OBC रिजर्वेशन, EWS रिजर्वेशन, EWS बेसिकली भी नया आया है, SC ST बेसिकली पहले था, OBC भी बाद में आया था, मंडल कमेटी के बाद, GB मंडल जी के कमेटी गठन किया गया था, उसके बाद OBC आरक्षण है, OBC के लिए 27% रिजर्वेशन आया था। उससे पहले SC ST रिजर्वेशन को 10 साल के लिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने 10 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था कि SC ST को सोशल स्टेटस सुधारने के लिए 10 साल का प्रोविजन रहे। उसके बाद आने वाली गवर्नमेंट ने इसको 10-10 साल करके जो बढ़ाते रहते हैं। 2009 में 95th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसे 10 साल के लिए अगेन बढ़ा दिया गया। बेसिकली ये हर 10 साल पे बढ़ाया जाता है, तो 2019 में भी बढ़ाया गया है। लेकिन ये साल जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट डेटें होती हैं कुछ, ये पेपर में पूछते हैं यार, पूछा था 95th अमेंडमेंट SSC CGL Tier 2 में, तो इसीलिए इसको यहाँ पर डाला गया। 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वर ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 9th में आपको उसको पंचायती राज को, 9th A में आपको अर्बन लोकल बॉडीज़ को, 9th B में किसको? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया। इसके बाद अब ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, ख़त्म ही होने वाला है, अंत तक वीडियो को देखिएगा जो ज़रूर, इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा क्या किया गया? तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशन, वही चीज़ एक बार दोबारा लिखिए कि वही कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया। अब आते हैं इधर वाले नए वाले कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस में, अमेंडमेंट्स में। तो 2016 में फर्स्ट 101 यानी 101वां संविधान संशोधन किया गया और वर्ल्ड फेमस GST को लॉन्च किया गया, GST को इंट्रोड्यूस किया गया। तो याद रखिएगा GST को 101 यानी 101वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। 102वें यानी 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 के द्वारा क्या किया गया? तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वर ग्रांटेड टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि NCBC आप लोगों ने नाम सुना गया, तो इसको स्टेबल किया गया, इसको परमिशन, इसको ग्रांट किया गया। कब? 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 में। अब लास्ट के दो एक्ट जो अभी हाल फिलहाल में ही है, तो 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये बहुत वर्ल्ड फेमस एक्ट है कि 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं EWS, जो आप सवर्ण जनरल कैटेगरी को जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है, उसके लिए 10% रिजर्वेशन आर्टिकल 15 के तहत इनको प्रोवाइड किया गया EWS वालों को। तो 104th अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है? एक्सटेंशन ऑफ SC ST रिजर्वेशन, बोला ना 2000 हर 10 साल में SC ST के लिए जो 10 साल के लिए रिजर्वेशन बढ़ाया जाता है, लेकिन इसको 104th वाला इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि रिमूव कर दिया गया स्टेटस, जो रिजर्व सीट्स थी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए। बेसिकली एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए 2 सीटें रिजर्व रखी जाती थी कि अगर लोग जीत के आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो हमारा जो प्रेसिडेंट महोदय होते हैं ये नॉमिनेट करते हैं। लेकिन 104th के तहत सिर्फ और सिर्फ SC ST रिजर्वेशन को ही आगे के लिए एक्सटेंड किया गया और जो एंग्लो इंडियन के लिए था इनको हटा दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एंग्लो इंडियन की जो रिजर्वेशन सीट्स हैं उसको कब हटाया गया? तो जो एकदम से 104th अमेंडमेंट 2020 हुआ था इसमें हटाया गया। कौन सा? 104th अमेंडमेंट 2020।
अब देखिए इसका आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका आपको जा करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो गूगल पर भी हम लोगों ने सिग्नेचर एजुकेशन वाला नाम से आप वहाँ पर भी हमारे वेब पेज पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आपको ये PDF आपको कल सुबह मिलेगी, टेलीग्राम पर अभी पड़ जाएगी, अभी जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। नाम वही है सिग्नेचर एजुकेशन वाला। लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सिग्नेचर एजुकेशन वाला नाम से ही चैनल है, वहाँ जा कर के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा चैप्टर 2 से 3 दिन में ख़त्म कर देंगे। आज अमेंडमेंट्स हो गया, इसके अलावा डिफरेंट आर्टिकल्स में किस आर्टिकल में क्या है ये सब का वीडियो जल्द जल्द ला करके ख़त्म कर दिया जाएगा 2 से 3-4 दिनों में। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखिएगा, लाइक अवश्य कर दीजिएगा अगर आपको पूरी जानकारी अच्छी लगी हो, और एक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। वीडियो के बीच में हमने आपसे ये सब चीज़ें करने को नहीं बोली, इसलिए अंत में बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सिग्नेचर एजुकेशन वाला।